मैं डॉक्टर बालाजी शिंदे अथर्व फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुनील राणे सर, अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा राणे मैडम, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री परेश जी गांधी, सम्मानित अतिथि और पैरा कमांडो आदरणीय मधुसूदन जी सुर्वे, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी मेहमानों को मैं स्टेज पर निमंत्रित करता हूं। आज आपल्या सर्वांना माहीतच असेल, भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते, लोकनेते आदरणीय श्री गोपीनाथ मुंडे साहेब यांची जयंती आहे। त्यानिमित्ताने मी सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय गोपीनाथजी मुंडे साहेबांच्या प्रतिमेस हार अर्पण करून अभिवादन करावे। सर्व पाहुण्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या सर्वांना माहित आहे की गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी त्यांची राजकीय सामाजिक कारकीर्द बीड जिल्ह्यामधून चालू केली आणि पुढे राज्य ते राष्ट्रीय स्तरावर सगळ्या भारतामधील लोकांना ते ज्ञात आहे। अशा थोर राजकारणी, समाजकारणी श्री गोपीनाथजी मुंडे साहेबांना आपण आठवण करूया। मी सर्वांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर विराजमान व्हावे। सुनील राणे सर, पॅरा कमांडो मधुसूदन जी सुर्वे सर, परेश जी गांधी सर, सर्वांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर कर्नल सुधीर राजे सर, लाइट चालू है, बोल रहा हूँ फिर भी मुंह लगा के ना करके आ रहे। लाइट चालू है। ये लगा भी। थैंक यू सो मच। अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के लोकप्रिय विधायक श्री सुनील जी राणे सर के दूरदर्शी नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन देश भर में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। अथर्व फाउंडेशन का उद्देश्य महिलाओं, बच्चे और युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जी सके। अथर्व फाउंडेशन ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करने जैसे महान कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के शूर योद्धा तथा शौर्य चक्र विजेता पैरा कमांडो सेवानिवृत्त मधुसूदन जी सुर्वे, जिन्होंने देश के लिए दुश्मन से लड़ते हुए अपना एक पैर गंवा दिया था, इस योद्धा को अथर्व फाउंडेशन के सहयोग से और दानशूर श्री परेश जी गांधी के प्रयास से अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोस्थेटिक पैर अर्पण करने के हेतु इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री सुनील राणे सर टू फेलिसिटेट और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री परेश जी गांधी। I request Sunil Rane sir to felicitate Paresh ji Gandhi. Now I request Shri Sunil Rane sir to felicitate Commando Madhusudan ji Surve sir. अथर्व फाउंडेशन के कन्वेनर कर्नल सुधीर राजे सर से मैं निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। आई रिक्वेस्ट सुनील राणे सर टू फेलिसिटेट कर्नल सुधीर राजे सर एज वेल।
नमस्कार सभी श्री सुनील गानेसर, चेयरमैन अथर्व फाउंडेशन और एमएलए बोरेवली, परेश गांधी जी साहब, श्री हवलदार मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, पैरा कमांडो, एक्स इंडियन आर्मी, और मैं अभी सभी श्रोताओं को जो यहाँ आए हैं मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इधर आए। आज के प्रोग्राम इतना बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है कि एक जवान ने अपने देश के लिए मणिपुर के युद्ध में लड़ाई करते हुए, आतंकियों के साथ लड़ाई करते हुए अपना एक पाँव खो दिया। और एक पाँव खोने के बाद भी मैं जब उनको देखता हूँ और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत ही गर्व हुआ कि इसी फौज में मैं भी हूँ, मैं भी था और मैंने भी 2-3 लड़ाई की। मगर जिस बहादुरी से उन्होंने अपना इतना पाँव घुमाने के बाद भी आगे वाला जो अपना जो लाइफ है जिस तरह वो अभी बेहतर है, उसके लिए मैं रियली आप लोगों को सबको बताता हूँ कि सब मिल के उनको ताली बजानी चाहिए। अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से हमेशा इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। श्री सुनील राणे जी सर अथर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। काफ़ी सालों से हम लोग, मैं सुनील राणे सर और हमारी पूरी टीम देश के कोने कोने में जाते हैं। पूरे असम में हम घूम के आए हैं, पंजाब में गए हैं, नागालैंड में गए हैं, मणिपुर में गए हैं और वहाँ सब जवानों के जो शहीद जवान हैं उनके फैमिलीज़ को मिले हैं घर में जाके, और उनके फैमिलीज़ के बच्चों को मिले हैं और उनके लिए बहुत कुछ लैपटॉप दे के और उनका हौसला बढ़ाया है। तो ये काम अथर्वा फाउंडेशन सुनील राणे जी के मार्गदर्शन से करते आ रहे हैं और आगे भी जाके करेंगे। और मुझे गर्व है कि मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और मैं भी इस तरह कुछ ना कुछ देश की सेवा में लड़ाई के अपने आर्मी सर्विस के बाद भी मैं कुछ ना कुछ हमारे जवानों के लिए कर पा रहा हूँ। और उसके लिए मैं सुनील राणे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे परेश गांधी जी साहब ने जिस तरह आगे आके अपने मदद से ये इनिशिएटिव लिया है और आर्टिफिशियल लेक जो है उनको देने की कोशिश की है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है। प्रोग्राम से सुनील राणे जी आपसे बात करेंगे और फिर मैं चाहता हूँ कि आपने हवलदार जी सुर्वे जी है उनका अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह उन्होंने अपना काम घुमाया है, किस तरह उन्होंने दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए हिम्मत दिखाई है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your motivational words and continued support to Atharva Foundation. आता मी भारताचे सुपुत्र, शौर्य चक्र विजेता, निवृत्त पॅरा कमांडो मधुसूदन सुर्वेजी, ज्यांनी देशासाठी 11 गोळ्या खाल्ल्या पण शत्रूशी दोरहात करताना आपला एक पाय गमावला. त्यांनी आसाममध्ये ऑपरेशन रायनो, जम्मू काश्मीरमध्ये ऑपरेशन रक्षा, कारगिलमध्ये ऑपरेशन विजय, नागालँडमध्ये ऑपरेशन आरती, मणिपूरमधील ऑपरेशन हिफाजतमध्ये काम केले आहे, जेथे त्यांनी त्यांच्या टीमने जवळजवळ प्राणघातक जखमी होऊनही 32हून अधिक लोकांचे प्राण वाचवले आणि दहशतवादाचा खात्मा केला. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया कमांडो मधुसूदन सुर्वे सरांचे. जय हिंद, वंदे मातरम.
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी असी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय राणे सर, मंचावरील उपस्थित राजे साहेब, गांधी सर और इधर बैठे हुए मेरे तमाम लश्करी अधिकारी जो सबसे पहले जो बैठे हैं, आप सभी को नमन प्रणाम। वीर माता, वीर नारी, वीर पिता, आप सभी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और जैसे कि मुझे राणे साहब ने एक हम कार्यक्रम में मिले थे और वहां पे बोला कि मैं आपको जब देखता हूं तो मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। बोला आपका कैसा हुआ एक वाकया? तो दूरदर्शन पे एक मुलाकात थी 15 अगस्त की, और वहां पे उन्होंने बोला, जब क्योंकि मैं पैर खोल के बैठा हुआ था, और वहां बोला उन्होंने कि मैं आपको नया वाला पैर देने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। और क्या बोलते हैं कि सब जब जो भी बड़े बड़े जो नेता ये है वो बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं। उन्होंने शिंदे सर को बोला, शिंदे सर ने मेरा पीछा किया और आज मुझे इस जगह पे बिठाया है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पैर देके मैं मतलब जो दिया हुआ शब्द जो है, शब्द का मतलब शब्द को कैसा देता है, बोला मर जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा मुझे उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपको पैर दे रहा हूं। आज यहाँ पे मैं उनके सामने जो बैठा हूं, मैं कमांडो मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र, आज आपके सामने जो खड़ा हूं, 11 गोलियां खा के जो खड़ा हूं। और उसकी छोटी सी मैं कहानी बताता हूं। मैंने जो ट्रेनिंग करी थी मराठा लाइट इन्फेंट्री में करी थी, उसके बाद मैं चला गया वॉलेंटियर होके पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए। और पैरा स्पेशल फोर्सेस का जो अधिकारीगण है उनको मालूम है, शायद आपको भी मालूम होगा कि स्पेशल फोर्स क्या करती है। इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है वो कैसे टास्क पूरा करती है। और मुझे मेरा ये सौभाग्य है कि मैं देश के ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन राइनो जो असम में मैंने लिया, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया, ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन हिफाजत मणिपुर में किया 1, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में किया, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में किया। उसके बाद जो आखिरी वाला मेरा ऑपरेशन था यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कॉन्गो। तो ये सभी ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ अनुभव हमें ऐसा आता है कि आपको देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सर्वोच्च मतलब देश के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। और वो कर्तव्य मुझे बताता है कि जो ये छाती पे मेरे जो लगा हुआ है बलिदान परम धर्म। और मैं एक प्यारा ट्रूपर हूं, मैं एक स्पेशल फोर्सेस का एक नुमाइंदा हूं। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मैंने अपना पैर खोया, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की देश के ऊपर। ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरी ये चौथी पीढ़ी जो है सेना में है। मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद मेरे दादाजी के मेरे 4 काका चाचा जो है सेना में थे, और 4 चाचा उनके, हम 7 भाई सेना में हैं। और तो ये हमारी जो ये परंपरा चलती आई है देश के लिए सेवा करने की, और ये मैं अपना भाग्य समझता हूं। ऑपरेशन विजय के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन विजय जो कारगिल के नाम से जाना जाता था, और कुछ ऐसी गतिविधियां वहां पे पाई गई कि ऑपरेशन में हमें, क्योंकि हमारी सेना जो थी लोअर डाउन में थी और पाकिस्तानी सेना ऊपर बैठी हुई थी। सेना का
जो नेतृत्व उस टाइम पे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे आईजी राष्ट्रो कीर्ति चक्र, उनको आदेश मिला। और 3 मई की बात है, 3 मई को हमको आदेश मिला कि अपने तो मेरा यूनिट था जोरहाट असम में, असम से हम चले गए श्रीनगर में, श्रीनगर से हमको आगे वाला टास्क मिला गुमरी और द्रास सेक्टर में। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी है, वो हमको कैप्चर करनी थी। राइट साइड में है टाइगर हिल, इधर है तोलोलिंग और बाकी की है जो मॉस्को वैली। और इसके बारे में आपको शायद राणे सर अच्छी तरह से बता सकते हैं, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने ऑन ग्राउंड उधर गए हुए हैं। तो ये सब लड़ाई एक्चुअल हुई क्यों, इसका कारण क्या था, और ये कारण जब आप ढूंढोगे तो हमको पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी गद्दारी करता है हर हमेशा, हमारे साथ क्यों ऐसा करता है, ये इसका और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने टाइम पे उनको दिया है। अभी बहुत ही जल्दी 16 तारीख आने वाले 16 दिसंबर, जहां जिस दिन हमने उनको 96,000 सैनिकों को घुटने पे बिठाया था, लेकिन वो भूला नहीं इन चीजों को, कुछ ना कुछ उसकी हरकतें करते रहता है और हमें उस्काते रहता है। तो हमारा काम था कि तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब हम चढ़े, बर्फ और मौसम साथ नहीं दे रहा था, आतंकवादी या उनके मुजाहिदीन वो लोग बोलते हैं, और कुछ तो उनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कुछ सैनिक थे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, वो हमारे ऊपर गोला बारूद कर दे। NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, वहां पे उन्होंने उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया था और वो रोड ऊपर जाने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो जैसे कोई भी कॉन्वॉय जब श्रीनगर से लेह तक जाती थी, उनके ऊपर वो अटैक करते थे और ऊपर वाला जो रसद जो ऊपर पहुंचती है वो पूरी बंद कर देते थे। इसमें हमारा टास्क था कि तोलोलिंग के ऊपर हम द्रास सेक्टर में नीचे पहुंचे, कुछ 4-5 दिन का हमको टाइम मिला क्लाइमेट चेंज करने के लिए, हम वहां से क्लाइमेट चेंज किया। उसके बाद जिस एक रात की समय 5-6 बजे थे, ऊपर से बमबारी आई और हमारा जहां पे हमने रुके हुए थे, हमारे टेंट के ऊपर उनका बॉम्ब गिरा और हमारे 4 जवान वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो फिर वहां से शुरुआत हुई कि बोला, इसके बाद हम चले गए कमांडिंग ऑफिसर के पास और उनको बोला सर हमको अंदर घुसने के ऑर्डर दे दो आप। तो कमांडिंग सर ने बोला कि मुझे ऑर्डर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला सिस्टम नहीं था कि अभी जैसा जो मोदी साहब ने जो दिया हुआ है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, जिधर मिला उधर ठोक दो। उस टाइम पे हमें ऑर्डर लेनी पड़ी और फिर हमको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया गया, जो पाकिस्तानी हथियार से वो हमने लिए और हम अंदर घुसे पीछे की तरफ से, जहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। हम पोर्टर बने, पोर्टर मतलब उनके जो राशन उधर पहुंचाता है, रसद उनकी पहुंचाती है, मुर्गियां डाली अपने पीछे में और हम पीछे की तरफ से चले गए ऊपर। और ऊपर से हम नीचे से आवाज देते थे, एक कोड वर्ड है उनका, वो आवाज देके मैंने हमको उनको नीचे बुलाते थे, बोलते थे कि बोला आ जाओ आपके लिए हमने मुर्गी लेके आए हैं। वो जैसे जैसे आते थे हम उनको उधर ही काटते थे और मुर्गी बनाते। एक्चुअली में हमने अंदर घुसे नहीं थे, हम कारगिल में उनके अंदर घुसे नहीं थे, क्योंकि वो हमारा ही इलाका था, हमारा एरिया था। कौन बोलता है बोला ये हम वहां पे हम घुसे थे, क्योंकि हमको ऑर्डर ये थी कि आप उनके अंदर घुस नहीं सकते, आप किसी भी बॉर्डर को बाउंड्री को पार नहीं कर सकते। लेकिन हमने बाउंड्री पार नहीं करी थी, हम हमारे इलाके में गए थे और हमारे इलाके से हम अंदर घुसे थे, अंदर आए थे, घुसे थे बोले थे मतलब अंदर, उधर से हम ऊपर चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे थे और इधर से हमारी आर्टिलरी बमबारी कर रही थी। एक दिन ऐसा आया कि रात दिन हम बमबारी करती रही और हम पीछे से आए और उनके ऊपर अटैक किया। वो जैसे जैसे बम पड़ता है तो नीचे 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 की तरफ भागते रहे। फिर हम नीचे बैठे थे, कट ऑफ ग्रुप हमारा होता था उधर, जितने भी आते थे उनको उनका उधर ही सुला देते थे काट के। और
जैसे ही आए उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए, उनके हथियार लिए और सबूत के साथ उनकी गर्दनें हमने हमारे कमांडर को दिखा दी। क्योंकि क्या होता है कि पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमारे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो है मुजाहिदीन, हमें पता नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड, उनके हथियार और उनकी जो इन्फेंट्री की वर्दी है, उनके पूरे हमने सबूत के साथ हमारे कमांडेंट को बता दिए। और 26 जुलाई को विजय दिन के दिन हम वो दिन साजरा करते हैं बड़े धूमधाम से। और वहां से जब हम विजय हासिल किया, उसके बाद हम आ गए जोरहाट में, जहां पे मेरा 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। वहां पे मैं पहुंचा, कुछ दिन ट्रेनिंग, क्योंकि फौज में कभी कोई बैठा के नहीं रखते। आने के बाद दोबारा तुम्हारा रिसाइकल शुरू हो जाता है, लगातार तुम्हें ट्रेनिंग करने, क्योंकि तुम एक स्पेशल फोर्सेस का जवान हो, तुम्हें बैठने के लिए नहीं, आपको टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आपको सोना है तो जंगल में जाओ, आराम से सो लो, लेकिन लाइन में सोओगे तो कुछ खतरा हो जाएगा। तो हमने दोबारा वही शुरुआत करी, ट्रेनिंग करी। कुछ दिन के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए और फिर ऑपरेशन से चले गए। हमारे एक बार हमारा फिर नंबर आ गया ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में। हिफाजत 1 मैंने किया था, उसके बाद हिफाजत 2 जो 2005 में शुरू हुआ था। बाद 6 दिन लगातार चलने के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बताया कि ऐसी खबर है, अपने ट्रूप को तैयार कर और ऑपरेशन के लिए निकल। कितने बंदे लेके जाएगा, थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग तैयार करके मुझे थोड़ा बता देना, किस प्रकार के जाएगा, कैसा कर रहे, बैटल लोड होगा। मैंने अपने जवानों को बताया, जो भी कमांडोज है मेरे साथ आने वाले, कोई वो मैं पूछा, कोई आने वाले जितने भी है कमांडो, मुझे वॉलेंटियर चाहिए। और वॉलेंटियर जितने भी कमांडो है उनको मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग दी, ऐसे इतने टाइम पे हमने चलना है, इतना हथियार जो गोला बारूद है उतना लेके चलना है, क्योंकि 7 दिन का ऑपरेशन है, पूरा बैटल लोड होगा। हमने कोई गांव में नहीं जाना है, गांव के बाहर से अवॉइड करना है, और पूरी चलना जो भी है वो पूरा रात को चलना है, क्योंकि दिन में चलोगे तो आपका सरप्राइज लॉस होता है। सरप्राइज ऐसा लॉस होता है कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, लेकिन वॉकी टॉकी लेके कुछ उनके जो आतंकवादी जो है किसी गांव में बैठे हुए होते हैं। जब गांव से चलोगे तो कुत्ते भूकेंगे या ऊपर उड़ने वाले पंछी आपको डिटेक्ट करते हैं कि ऊपर उड़ने वाला जो क्या बोलते हैं, चील बोलते हैं या कौवे बोलते हैं, वो आपको, आप कहां पे चलते हो, आपके ऊपर घूमते हैं और वो आपको डिटेक्ट करते हैं। तो फिर उनको अवॉइड करके सिर्फ रात को चलना है। अगर रात को चलोगे, गांव में जाओगे, तो आपको कुत्ते उसके ऊपर भूकेंगे, तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम वहां से निकले और 7 दिन के बाद मैं अपने टारगेट पे पहुंचा। टारगेट पे पहुंचा, उधर की सिचुएशन देखी, बहुत ज्यादा बारिश, और इतनी बारिश है कि जहां पे बादल आके उधर जम जाते हैं, इतनी हाइट पे हम पहुंचे। और ऐसे बारिश में हम वहां पे पहुंचने के बाद थोड़े अपने साथियों को सबको अपने अपने आर्ट लेके बैठने के लिए बोला, और फिर फोटोस्कोप निकाला, जो बड़ा वाला जो बाइनोकुलर्स है वहां से रेकी की, क्योंकि आगे वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि धुंध आके पूरा बंद हो गया था, आगे दिखना ब्लैकआउट हो गया था। तो फिर ऐसे में मैं क्राउलिंग करके एक घर के पास पहुंचा। वहां पे देखा कि एक घर के ऊपर 3 फ्लैग लगे हुए थे, और उन 3 फ्लैग का मतलब होता है कि वहां पर 3 कमांडर जो है वो बैठे हुए हैं। और उन कमांडरों को अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो थोड़ा सा खतरा हो सकता था। मैं वहां से दोबारा क्राउडिंग करके वापस अपने जगह पे आने के लिए निकला। तब तक क्या हुआ कि ऊपर से एक आतंकवादी मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखा नहीं, बारिश हो रही थी, उसने रेनकोट पहना हुआ है और पूरा पंचू लगा के वो आगे की तरफ चल रहा है। वो मुझे क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया। लेकिन क्या हुआ था कि जब आप घास में चलोगे तो घास आपको रास्ता बनाती है, तो वो रास्ता बन गया था उस टाइम पे उसने, क्योंकि मैं क्राउलिंग करके आया था। जब सांप भी निकलता है ना किसी घास में, तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार का वो रास्ता बनाता है। ऐसा ही जब मैं आया था तो उस टाइम पे उधर वो घास का रास्ता बन गया। तो वो जब मुझे क्रॉस करके गया तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर इसने मुझे देखा
कि इधर से नया रास्ता कहां से बन गया, तो हो सकता है कि शायद ये पीछे की तरफ मुड़ के मेरे ऊपर फायर करे। तो जैसे उसने मुझे क्रॉस किया, मैंने दोबारा यू टर्न किया और उसके पीछे गया, उसका गर्दन दबाए और कुकरी निकाल के उसको काट दिया और उधर ही उसको साइलेंट कर दिया। इसको बोलते हैं सेंट्री साइलेंट। उसको जब तक वो तड़पता रहा, कमर में लगाया उसको घुटना और गर्दन ऊपर, क्योंकि जब गला कटता है ना तो उससे आवाज नहीं आती, सिर्फ हवा आती है, आवाज नहीं आई। जब तक वो तड़पता रहा उसको, जब तक उसने अपना पूरी जान नहीं छोड़ी। उसके बाद इधर के गर्दन काट दी, उसकी नस पूरा खून से निकल गई, बारिश हो रही है ऊपर से और उसकी वजह से उसको कोई आवाज नहीं आई। जब वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, उसके बाद मैं दोबारा अपनी जगह पे आया और मेरे कमांडोज को बताया कि मैं अभी इस घर में जाके ग्रेनेड डालूंगा, और जब ग्रेनेड डालूंगा तो, क्योंकि उसके अंदर आतंकवादियों के मेन कमांडर्स जो है वो बैठे हुए हैं और शायद क्योंकि वहां से ही पूरी कमांड हो रही है, ऊपर एंटीना लगे हुए हैं और जितने भी वायरलेस सेट है वो वहां से कमांड हो रही है कि कैसा क्या क्या करना है। और दोपहर 12:30-1 बजे का टाइम है और खाने का वक्त भी हो रहा है और ऊपर से उनको भूख लगी है क्योंकि लंगर भी उनके बगल में ही है, उनका जो खाना बनता है वो। तो वो मैं अपने साथियों को बोला और फिर मैं ग्रेनेड तैयार करे और उधर ट्रैवलिंग करके वहां पे पहुंचा और ग्रेनेड अपने उस घर के अंदर दाखिल किए और क्या 10-12 सेकंड के अंदर वो ग्रेनेड फटता है। उधर ग्रेनेड डाले, तुरंत मैं अपने आड़ लेके बैठ गया और एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसके अंदर 8 कमांडर्स बैठे हुए थे, 3 फ्लैग थे, मतलब 3 कमांडर और उनके सहायक जो उनके साथ में जो खाना खिलाने वाले, कोई रेडियो को ऑपरेटर, उसके अंदर जो भी थे वो पूरे के पूरे ढेर हो गए वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, मेरे साथियों ने सभी ने एक ब्रस्ट किया उस घर के ऊपर कि अगर घर से कोई जिंदा हो तो बाहर निकलेगा, और जैसे अगर बाहर निकलेगा तो अगर मारना है तो दरवाजे के ऊपर पूरे सभी ने एम लेके बैठे थे। जैसे ही बाहर से मतलब अंदर से कोई बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर फायर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ था कि जब भी अंदर जो पड़े, क्योंकि खाने का टाइम था, एक कट्टे बैठे हुए थे वो सब और सबके सब वो ढेर हो गए थे। और उसके बाद 1 मिनट का जो फायर हुआ, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरी एरिया में आवाज घूम रहा था चारों तरफ, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां है और आवाज घूमता रहा। तो आतंकवादियों को ये लगा कि ये कुछ हमारे अंदर कुछ थोड़ा ब्लास्ट हुआ है और कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए वो इतना बड़ा धमाका हुआ। वो एम्युनिशन में कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है, तो वो देखने के लिए एक आतंकवादी जो बाहर बैठे हुए थे वो आने लगे। जब आने लगे तब तक मेरे जितने भी साथी थे पूरे आड़ लेके बैठे हुए थे जमीन के अंदर, मतलब अंडर ग्रोथ है, कमर इतनी घास है, और वहां पे जब आते रहे और एक कमांडो जो है मेरा हेडशॉट ले रहा था सबको, और ऐसे में हमने टोटल 37 मिलिटेंट किल करे थे जो मेरे साथी को थे। और मेरे नाम पे जो थे वो ये अंदर वाले 8 जो कमांडर थे वो हमारे नाम पे लिखे गए। और जैसे ही जो आता रहा उनको एक को मारते रहे, सारी रात ये कहानी चलती रही। लेकिन क्या हुआ कि दुर्दैव ऐसा हुआ कि मेरे एक साथी को गोली लगी, क्योंकि ब्लैकआउट हुआ तो उसको पता नहीं चला, वो इधर उधर घूमते घूमते वो जो आतंकवादी का जो एक बैठा हुआ था आड़ लेके, घात लगा के बैठा था, उसके पास पहुंचा तो उसने उसको गोली मारी, उसको एडी में गोली लगी, टाच में, और वो वहां पे गिरा। उसने बोला सर मुझे गोली लगी है और मैं गिरा हूं यहाँ पे। तो मैं बोला कि क्योंकि ब्लैकआउट था पूरा, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली तुम्हारी साइड कहाँ पे थी। तो मैं उसको बोला कि तू एक ब्रश कर ले, ब्रश मतलब ऑटोमेटिक फायर कर, डबल टैप टक टक की आवाज कर, ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तू इस जगह पे बैठा हुआ है, इधर गिरा हुआ है। तो फिर उसने मुझे एक इशारा दिया और मैं वहां पे पहुंचा और उसको उठा के वापस लेके आ रहा था। तो उस आतंकवादी को मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई आएगा। उसने
जब मैं उठाने तक उसने कुछ नहीं किया, और जैसे ही उठाया मैंने उसको कंधे पे, मतलब उसका हाथ मेरे कंधे पे लिया और चलने के लिए शुरू हुआ, तब तक उसने ब्रस्ट किया, एक ऑटोमेटिक फायर किया। और उस ब्रस्ट में AK-47 में 30 गोलियां आती है, 30 गोलियां आती है, और जब ऑटोमेटिक पे करोगे तो 1 मिनट में पूरा निकल भी जाती है, आपको पता नहीं चलेगी, इतनी जोर से ब्लास्ट निकलता है। लेकिन वो जैसे मैं उधर पे पहुंचा तो उस गोली से उसने 7 गोलियां मेरे दाएं पैर में लगी, लेफ्ट पैर में, और पूरी हड्डी निकाल के लेके गई, कुछ नहीं बचा उसमें, सिर्फ मांस वास बच गया, और मैं तुरंत जमीन पे आ गया, मतलब घुटने के बल नीचे टिक गए, पता नहीं चला, क्योंकि ऐसा लगा कि एक चींटी ने काटा है कुछ, और ये पूरा पैर गायब। जमीन पे लेटा, तब तक उसको मालूम चला कि बोला इसके कंधे से ये उसका साथी गिर गया और इसको अभी ये शायद मर गया होगा, इसको गोली लगी है। फिर दोबारा वो खड़ा हुआ और उसने सेकंड ब्रस्ट निकाला, एक 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ। दोबारा खड़ा हुआ, उसने सेकंड ब्रस्ट निकाला, मेरे राइट पैर में 2 गोलियां लगी, हड्डी पूरी टूटी और कमर में आके मिली, और मैं घुटने के बल हो गया। अभी उसको पता चला कि अभी ये मर गया होगा। दोबारा वो खड़ा हुआ और अभी आ गया 10 फुट के ऊपर, आंखों में आंखें डाल दिया मेरे, और उसने मेरे ऊपर ब्रस्ट किया, पेट में 2 गोलियां लगी और मैंने लुढ़कते साइड में हो गया, क्योंकि जब जमीन पे आप मिलोगे ना तो जमीन में गोली नहीं लगती, जमीन पकड़ोगे तो ऊपर से जब भी गोली मारोगे आप करवट बदलते रहोगे तो गोली नहीं लगेगी इसमें। तो उसने और एक ब्रस्ट निकाला, मेरे 2 गोलियां पेट में लगी, आंतड़ियां बाहर, तब भी वो चुप नहीं बैठा। अभी आ गया 5 फुट के ऊपर, आंखें में आंखें डाल रहा है, वो देख रहा है मुझे, मेरी जीवन संगिनी जो मेरा हथियार है वो मेरे हाथ से ही गिर गया नीचे राइट साइड में। वो मेरे ऊपर आ गया, देख रहा है वो, और उसने एम लेके अभी बोला मेरा कुछ शायद हेड शूट करता हो। मैंने जैसे ही हाथ, बोलते ना कि जागोरा का साई या मार सके ना कोई, जो ऊपर वाली माँ जो है ना, शेरा वाली माँ, उसका नाम लिया, हाथ में हाथ जहां पे डाला उधर उन्होंने मेरा हथियार दे दिया, और मैंने जैसा था वैसा उसके ऊपर तान दिया, कोई एम नहीं लिया, उठाया और ट्रिगर दबाया, जितने भी गोलियां थी उसको नीचे के ऊपर, क्योंकि 10 के ऊपर मतलब एम लेने का कोई जरूरत नहीं थी, जैसे ही मिली उसके ऊपर मैंने तान दी और ट्रिगर दबाया। और जब बंदूक चलती है ना तो ऐसी जब नीचे की तरफ कोई मारोगे ना तो ऐसा ऊपर की तरफ होती है, जब आपको जब मारना होगा तो आपको आप साइड लेके आप जब मारोगे तो आपको बंदूक उसी टाइम पे मिलती है, लेकिन सिंगल हाथ से मारोगे तो जमीन पे मारोगे तभी वो ऊपर चली जाएगी। और मैंने उसके ऊपर जो तानी, उसको ट्रिगर दबाया, नीचे से ऊपर तक उसको पूरा फट गया, ऐसा पूरा ऊपर की तरफ। वो गिर के उधर से गिर के 5 फुट के ऊपर था, गिर के वो मेरे पास ही आया, उसको हेड शूट किया। फिर मैंने अपने कमांडर को बताया, कमांडर मतलब सीओ साहब को बताया मैंने कि सर मुझे गोली लगी है, साथ में मेरे साथी को भी गोली लगी है, दूसरे कमांडो को गोली लगी है। तो बोला डरने की बात कोई नहीं है बच्चे, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। तो इम्फाल से उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, इम्फाल से हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर भेजने के लिए उसने 3:30-4 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आया, लेकिन मौसम ऐसा खराब हुआ कि आगे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल ब्लैकआउट, नीचे इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से ब्लैक, उनके बादल उधर आके चिपक जाते थे, इतनी बड़ी हाइट थी उस पहाड़ी की, और बादल उधर आके चिपक गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, नीचे कुछ दिखने के लिए तैयार नहीं। और फिर ये 4 बजे की बात, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5-6 बजे के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आगे, इतना बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा। और हम तो इतने बड़ी ऊंची पहाड़ी पे थे और ऊपर से बारिश हो रही है, और उसने जब मुझे बारिश में जब हेलीकॉप्टर ने आया और उसने बोला कि सर हम इनको नीचे की तरफ डाउन नहीं कर सकते, आप उनको सेफ जगह पे लेके आ जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअल आपकी साइड कहाँ पे है। तो फिर हेलीकॉप्टर, वहां से हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फिर फायर किया, जैसे वो टक 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 मतलब आवाज आने लगी तो बाहर जितने भी आतंकवादी बैठे हुए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर किया। हेलीकॉप्टर के जो कमांडर अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बोला सर हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, फिर इनको सुबह तक
बचा के रखो, हम सुबह आ जाएंगे और इनको ले जाएंगे। सुबह 7 बजे तक वो आना था उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट लाइट होती है, उजाला बहुत जल्दी होता है उधर, 5 बजे उजाला होना शुरू हो जाता है और 7 बजे तो बिल्कुल इधर के 10 बजते वहां पे 7 बजे वाला वैसा वाला माहौल बन जाता है, पूरा सूरज ऊपर तक आ जाता है। तो ये हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया शाम के 7 बजे। फिर ब्लडिंग इतनी हो गई कि मतलब दर्द ज्यादा होने लगा और ब्लडिंग होते होते फिर ऐसा लगा कि आवाज कानों में गूंजने लगी, कुछ तो हो रहा है शरीर में। जब फिर मेरे साथी ने एक सेफ जगह पे लेके गए, खून मतलब नाले में लेके गया और नाले में जो बहता हुआ एक पेड़ जो टूटा हुआ होता है और किसी आंखे में पत्थर को आके वो चिपक जाता है और वो ठहर जाता है वहां पे, मुझे वहां पे वो लेके गए, मेरे बदन के पूरे कपड़े निकाले, चेक किया कहाँ का क्या हुआ है, पूरी आंतड़ियां पूरी बाहर निकली हुई थी, वो पूरा जो मैगजीन लगा के रखा था पेट के पास से इधर वो पूरा निकाल दिया, सेफ जगह पे मतलब नाले में लेके गए और फिर मुझे बोला कि आपने अभी सोना नहीं है, सोओगे तो खोओगे। फिर उसने क्या किया, फिर राइट वाला पैर था वो पूरा जब मतलब पीछे की तरफ कमर को मुड़ गया था पीछे की तरफ, उधर की लकड़ी काटी, मेरे जूते की लेस निकाली और वो पैर को मेरे को सीधा किया बिल्कुल और बांध दिया। लेफ्ट पैर में सिर्फ मांस बचा हुआ था, उसकी पेंट्री के नीचे वाला पूरा हिस्सा वैसा के वैसा था, सिर्फ पेंट्री और घुटने के थोड़ा सा नीचे ये पूरा हिस्सा गोलियां लेके गई थी, कुछ नहीं बचा था उसमें। तो सिर्फ मांस सिर्फ बचा हुआ था, हड्डी पूरी निकाल के लेके गई गोलियां। और ऐसे में एक था कि ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, उसको बांध नहीं सकते थे क्योंकि जब भी बांधोगे तो ये मांस आड़ा आ जाता और जो कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था उसमें, पूरी मतलब हड्डी का चूरा चूरा हो गया था। वो निकल, फिर मेरे साथी को मैंने बोला कि इसको काट और फिर उसको बांध दे ताकि कम से कम जान तो बच जाए, क्योंकि अगर ब्लड लगातार बहते रहेगा और बांधने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है तो हर 15-20 मिनट के बाद वो मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता था कि तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। और ऐसे में वो जब पूरे दर्द मतलब इतना सहने की ये हो गई थी कि बोला सहते रहो, मुंह से आवाज निकालोगे तो शायद बाहर से कोई अगर सुनेगा आपको तो वो जोर से नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे साथियों की जवाबदारी मेरे ऊपर थी, जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी कि अगर मैं ही रो पड़ूंगा तो लड़ने वाले वो बोलेंगे तो हमारा कमांडर ही नीचे गिरा हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो फिर उससे ये पता कि लीडरशिप क्या होती है, उस टाइम पे हमको पता चली, बोला लीडरशिप क्या ऑफिसर क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर वो होता है वो मादा है, वो दिखाता है कि मैं कमांड करता हूँ, किस लिए कमांड करता हूँ, कैसी कमांड करता हूँ। इतना होने के बाद अगर मेरे ऊपर अगर मेरे बच्चों को के वो मेरे बच्चे, उनको उनकी सबकी जिम्मेवारी मेरी है, जैसा मैं उनको लेके आया हूँ वैसा ही उनको सही सलामत मेरे कैंप तक मैंने पहुंचाना है। जब ये हो गया उसके बाद में मेरे साथी को बोला भैया इसको काट और इसको फर्स्ट एड कर ले, बोला सॉरी सर मैं नहीं इसको काट सकता। तो जिस कुकरी से मैंने आतंकवादी का सिर काटा था, जो मेरी कुकरी थी, कमांडो टाइगर बोलते हो, उससे ही मैंने मेरा पैर घुटने से अलग कर दिया और फिर उसको बोला बांध। फिर उन्होंने बांधा उसको और ब्लडिंग रुकी, ब्लडिंग इधर से रुकी, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे सांस लेता हूं तो आंतड़ियां बाहर निकलने लगी, क्योंकि एक जगह ठीक हो रही है तो दूसरी जगह कोई फट रहा है, क्योंकि और मांस में क्या होता है थोड़ी सी भी जगह अगर निकल गई है ना तो जैसा जितना श्वास लोगे उतना वो फटते रहेगा। और आंतड़ियों को क्या हुआ, थोड़ा सा जगह मिल गई, वो बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया और जो बुलेट थी वो पेट में ही रही, बुलेट पेट में रही, वो ऊपर की तरफ चढ़ती रही, पूरा बुलेट था वो, जैसा जैसा सांस ले रहा हूं वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है और ऐसे ही वो पीठ की तरफ से ऊपर की तरफ आने लगे और मुझे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ दौड़ रहा है, कुछ हो रहा है अंदर। और ऐसे में मेरे साथी ने बोला सर आपके पेट के जो अंदर है उसको बाहर निकलने के लिए आपका ऑपरेशन में जब लेके जाएंगे तब होगा ये निकल, क्योंकि बाहर नहीं निकली है, बाहर किधर भी आपको ये नहीं किया है,
मतलब बाहर निकलने के लिए आपको पता चल जाएगा कि इधर से जब गोली लगती है ना तो जहाँ पे लगेगी वहां से छोटा सा एक निशाना होगा, लेकिन जब बाहर निकलते तो इतना बड़ा ठोस मास निकल के लेके जाते हैं। और लगने के लिए बुलेट तो इतना ही होता है, लेकिन जब निकलता है तो बड़ा इसका हाथ भर पूरा निकल के लेके जाता है। लेकिन वो गोली अंदर ही रही, दर्द होने लगा। जब उसने मेरे साथी ने क्या किया कि उधर मेरी बनियान निकाली और फर्स्ट एड का हमारे साथ इक्विपमेंट होता है, उन्होंने अपने पेट पे रखा और जैसे आखिरी मतलब बाहर निकले थे उसको पानी से धोया और उसके ऊपर फर्स्ट एड बांधा और उधर ही बांध के गच मतलब फिट करके उधर मुझे वो नाले में बिठा के रखा। सुबह ये सारी रात ये ऐसा ही चलता रहा और फिर मुझे पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि जब ठंड लगने लगी, कान से आंख से खून निकलने लगा और आवाज जो है डबल आने लगी उस टाइम कि कौन क्या बोल रहा है पता नहीं लग रहा है, लेकिन आवाज आ रही है। जब आपने मुझे अगर कुछ पूछ लिया सर सर करके पूछ रहे हो तो आवाज डबल आ रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मुझे ही आवाज मेरी सुनाई दे रही है और ऐसी सारी रात वहां से मैंने निकाली। अगली सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया और वहां से मुझे लेके इम्फाल में लेके गए। इम्फाल में मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहां ही खड़े थे और क्योंकि वो रात भर रेडियो सेट के ऊपर जो रेडियो आपका वॉकी-टॉकी रेडियो सेट है वहां पे वो हमारे से बिल्कुल संपर्क में थे और वो सारी रात वो भी सोए नहीं। वो लगातार पूरा संभाषण सुन रहे थे, हम जो भी बोल रहे थे, किसने कहाँ पे जाना है और कमांड वहां से चल रही थी। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और पूरी रात लड़ते रहे और उस रात हमने 37 मिलिटेंट किल करे। सुबह 7 बजे जब मैं इम्फाल में पहुंचा, इम्फाल में पहुंचने के साथ मेरे सीओ साहब उधर खड़े थे। सीओ साहब ने मेरा नाम भी पूछा, बोला तुझे पता है, तू बोल सकता है, घर में बात करेगा? बोला जी सर। अभी घर में बात करने को उन्होंने तुरंत घर में नंबर लगाया और उस टाइम पे मेरे घर में फोन नहीं था, एसटीडी पे आना पड़ता था। एसटीडी वाले को बताया सर 95 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल का आविष्कार हुआ था, पेजर चलते थे। तो साइड वाले को बता दिया कि घर में कि उनको बोल देना कि 5 मिनट के बाद दोबारा फोन आएगा, आपसे बात करनी है। तो फिर मेरी वाइफ वहाँ पे आई और मैंने दोबारा फोन लगाया और उनको मैंने वाइफ को अपने बताया कि मुझे फुटबॉल खेलते समय थोड़ा सा चोट आई है, अगले 5-10 दिन के लिए मैं आपको फोन नहीं करूंगा या तो लेटर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं शायद एडमिट हो जाऊंगा। तो इतना बोल दिया, तुरंत मैंने फोन कट कर दिया और मुझे ओटी में लेके गए। ओटी में लेके गए, लेकिन जैसे ही अंदर ओटी में जाने से पहले आर्मी में एक रूल है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, उस टाइम पे तुरंत उन्होंने 3 टेलीग्राम बनाए। टेलीग्राम भेजे घर के लिए कि एक एब्डोमिनल में गोली है, दूसरा लेफ्ट पैर में एम्प्यूट है और तीसरा राइट पैर में भी गोली है, गनशॉट वुंड हुआ है। और ये भेजा घर के लिए 3 रवाना कर दिए टेलीग्राम। अगले दिन टेलीग्राम मिले और मुझे वहां से जैसे ही मेरे पेट की गोलियां निकाली और तुरंत मुझे 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए भेज दिया गया। गुवाहाटी के लिए जब भेजा तो गुवाहाटी में भी वही जैसे ही उधर खड़े होता हूँ तुरंत वहां के कमांडेंट थे ब्रिगेडियर रामचंद्र, वो उधर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हाँ बच्चे तेरे को तू बात कर सकता है, अभी मुझे बता सकता है कैसे करता हकीकत हुई? साहब मैं उनको बोला साहब मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे ही सिर्फ पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज और शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तो बोले फिर मुझे तुरंत ओटी में लेके गए और दोबारा गुवाहाटी ने क्या किया, दोबारा 3 टेलीग्राम बनाए और घर के लिए रवाना कर दिए। और मैं ओटी में चला गया। उसके बाद मैं बेहोश होता, कम से कम 7 दिन तक मैं कोमा में रहा। मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है, रात दिन का कुछ मतलब वो मेरे जिंदगी के वो तो ब्लैक डे थे, मुझे पता नहीं, वो माइनस हो गया था सब, कुछ पता नहीं। घर वाले आए थे 5वें दिन और कोई किसी को मतलब मैंने देखा नहीं उनको। तो फिर वहां से क्या किया कि मेरे पेट की गोलियां निकाली और आंतड़ियां जो थे आर्टिफिशियल कर दी। लेफ्ट पैर में
जो गोली लगी थी उसको एम्प्यूट करके बिल्कुल जितना बचाने की कोशिश करी डॉक्टर साहब ने और मुझे बचाया। और राइट पैर में हड्डी जो मेरी कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था वो पूरी घुटने से और नीचे वाली टाच के तक वो जो हड्डी है पूरा रॉड डाल के उसको सीधा किया और मांस निकाल के इसका उसको लगा के उसको आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ये जब खबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जब मिली और उस टाइम पे आर्मी के जनरल JJ सिंह साहब वो मुझे मिलने के लिए गुवाहाटी आए थे और उन्होंने बोला था कि बच्चे तूने अपना काम कर दिया है और मुझे बहुत बड़ा हौसला अफजाई करी उन्होंने। और ये जब खबर जब डॉक्टर भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब को मिली तो उन्होंने 26 जनवरी 2006 में मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सम्मान जो होता है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है उसके लिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हाथ से जिन्होंने भारत को आज इतने ऊंचाई पे पहुंचाया है। सम्मान सेरेमनी हो गई, उसके बाद हम चलने लगे। मेरे पीछे से एक व्यक्ति आई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ में क्रेचेस थे, कुबड़ी क्या क्रेचेस थे तो मैं चल रहा था। पीछे से आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर मुड़ के उन्होंने टर्न किया और APJ अब्दुल कलाम साहब थे। एक प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने पूछा कि आप मेरे साथ डिनर करोगे? तो वो वाली कहानी ऐसी थी कि क्या बोलूं, आंख से पानी, मुंह बंद, शरीर कांपने लगा। क्या मतलब मुझे सुनाई कुछ नहीं दिया, ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल स्तब्ध खड़ा हो गया वहां पे, बिल्कुल पॉइंट हो गया मेरा, कुछ नहीं, मतलब क्या बोलने का जवाब क्या बोलूं, हाँ यस नो या कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल देखता ही रहा और यस इतना बोला और चलो मिलते हैं बोला शाम को। वो फिर आगे की तरफ मतलब हमारे साथ चलते रहे, बात करते रहे। मेरे जिंदगी में जो मतलब बोलते रहे, मुझे जीने का हौसला उन्हीं से मिला कि मुझे मालूम है कि मेरा ईश्वर जो है, मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ 2 कदम चला हुआ है और इसके बाद मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पूरी जो जब मैं उधर से उधर तक चला तब तक उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब उन्होंने साथ नहीं छोड़ा तो ये मेरी भारत की जनता मेरा साथ छोड़ेगी क्या? उस लेवल का जब इंसान जो है हमारा साथ नहीं छोड़ता तो आज मुझे गर्व है मेरे भारत के ऊपर, मुझे गर्व है मेरे देश के ऊपर, मेरे गर्व है मुझे अपने नागरिकों के ऊपर, क्योंकि लड़ाई सभी के बस की बात नहीं लड़ना, लेकिन हर आदमी का कर्तव्य बनता है। जिस वास्तु के नीचे हम बैठे हुए हैं ना, वो भी 24 घंटे में एक बार तथास्तु बोलती है और उस तथास्तु में बहुत बड़ी एक कहानी है। अगर मेरे दिल में मेरे देश को बचाने की अगर मैं प्रेरणा करूं भगवान से तो वो प्रेरणा पूरी होती है और ऐसी भावनाएं अगर हम अपने दिल में रखेंगे तभी मेरा देश आज विश्वगुरु बनेगा। और आज जब राणे सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया और अथर्व फाउंडेशन का मैं बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज, क्योंकि राणे सर ने मुझे बोला था कि मैं आपको भागता हुआ देखना चाहता हूँ और सही में मतलब आज क्योंकि मेरे पास तो पैर है, जब मुझे गोलियां लगी थी तब भी मैं कभी छुट्टी गया तब भी विदाउट पैर का नहीं गया। मैं बोला मैं जब तक मेरा पैर पूरा नहीं होता, जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं चलता तब तक मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा। और वहां से मतलब मेरे को 6 महीने के बाद मैंने पैर लगाया और फिर मैं छुट्टी गया था, अपने पैरों के ऊपर चलते मैं अपने घर में छुट्टी गया था।
और जब मैं रिटायर्ड होने के बाद भारत सरकार का ऑर्डर आया कि अपने रिटायर्ड नहीं लेना है, अपने दोबारा ज्वाइन करना है आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डेपो कांदिवली। अभी हाल फिलहाल में वहां पे मैं कार्यरत हूं और आज भी देश सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो आज राणे साहब ने यहाँ पे बुलाया, आज मेरे सब तमाम इधर जो मेरे अधिकारीगण सामने खड़े हैं, जो बैठे हुए, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं, आपका सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। ऐसे ही भारतीय जनता मेरे ऊपर प्यार करे और तमाम जो वीर नारी वीर पिता जिन्होंने देश के ऊपर अपनी शहादत दी है, देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए है, उन सभी परिवार को आप कभी ना कभी अपने पास बुलाए, उनका मनो हाल चाल पूछे, इतना ही उनके लिए काफी है। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारा जो गौरव है, मेरे देश का जो गौरव है, मैंने जो अपने देश के लिए, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, या मेरे हस्बैंड, जो आपका भाई किसी का माँ होता है, भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी के बाप होता है, जिन्होंने अपनी वीर गति अपने देश के लिए दी है, तो उनके प्रति हमारा प्यार ऐसा ही रहना चाहिए। और राणे साहब का दोबारा मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं और जाते जाते एक प्रभु से विनती करता हूं, हे प्रभु ऐसा वर दे मोहे, विजय मिले या वीर गति। धन्यवाद, जय हिंद। भारत माता की। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम सब निश्शब्द है आपकी स्टोरी सुनकर, और आपको भगवान आगे लंबी उम्र दे। मैं श्री सुनील राणे सर से निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की जय। अथर्व फाउंडेशन के आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मेरे मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय श्री गोपीनाथ जी मुंडे की आज जन्म जयंती है। उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं, विनम्रता से उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करते हुए आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सभी के भारतीय सेना के शौर्य चक्र विजेता और जिन्होंने अपनी बहादुरी की कहानी हम सबको सुनाई, ऐसे हमारे पैरा कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे जी, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित वैसी ही उनकी भी कहानी है, लेकिन अपनी कहानी बयां करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो हर सैनिक जिसने अपने बहादुरी से हिंदुस्तान की इस जमी को सुरक्षित रखा है, ऐसे हमारे मेजर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने मुंह के नीचे जब गोलीबारी हुई और एक गोली अपने मुंह के नीचे का, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, उसको चीरते हुए चली गई और अपने गर्दन में भी गोली लगी। ऐसे माहौल में भी लड़ते समय अपनी देश के लिए लड़ने का हौसला रखने वाले हमारे मित्र मेजर मनोज सिन्हा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना मेरे साथ की। लगातार एक नहीं बल्कि पिछले 12 वर्ष तक मिलिट्री की सेवा करने का मौका हम सबको मिला, लेकिन जिन्होंने जिंदगी के 40 साल भारतीय सेना में बिताए और जब वो रिटायर हुए तो उसके पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 युद्ध का अनुभव उनको मिला। एक अनुभव तो ऐसा था कि जहां पर मेजर अब्दुल हमीद, जो टैंक के बम के द्वारा टैंक के परछत्ते उड़ाने वाले, उनके साथ जब लड़ने का मौका उनको था, उनके टैंक में भी एक बम आके गिरा, लेकिन वो बम फटा नहीं। बम न फटने के किस्से भी बहुत होते हैं युद्ध में, बम आके गिरता है लेकिन फटता नहीं है। वैसे अपने टैंक में बम आके गिरने के बाद वो फटा नहीं, लेकिन 1985-86 के पश्चात
श्रीलंका के साथ युद्ध करते समय भारतीय सेना के जवान जब एलटीटी के साथ युद्ध हुआ तो वहां पर जाफना में पैराट्रूपर करके जब उतरे तो प्रभाकरन ने लगाए हुए जमीनी सुरंग में करीबन 800 जवानों के पैर गए, और उसमें एक जवान ऐसा था जो तीसरे युद्ध में लड़ रहा था। वो जवान आज अपने साथ बैठे, वो कर्नल राजे, जिन्होंने पिछले 12 वर्ष तक, यानी ये हमारी जो एक कामगिरी है, जो राजनीति के उस पार लेते हुए हम काम करते हैं, उसमें मेरा साथ उन्होंने निभाया। वैसे पूरे देश भर में शहीदों के बेटियों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप का वितरण करने वाले मेरे सबसे साथी कर्नल राजे है। हमारे अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा जो आजकल गांव में जाके मनोरी गोराई में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, ऐसी श्रीमती वर्षा राणे। मेरी ये कल्पना कि वैसे तो हम ये कार्यक्रम नहीं करते क्योंकि हमें शौर्य की बातें लोगों को बताना है, न बल्कि हमारा सैनिक जो दिव्यांग हो चला है उसकी कहानी हमको बतानी नहीं है, लेकिन हमारे सैनिक का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो निष्ठा है, वो निष्ठा लेके वो चलता है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि नागरिकों के मन में इस देश के बारे में क्या आता है। तो हम दांडिया करते हैं, नवरात्रि करते हैं, उत्सव मनाते हैं, गणपति करते हैं, दिवाली करते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ नागरिक ऐसे हैं जो ये खुलेआम से कहते हैं कि मैं नवरात्रि में मदद नहीं करूं, मैं गणपति में मदद नहीं करूं, मैं दिवाली में मदद नहीं करूं, लेकिन आपके मन में जो बात है सैनिक को मदद करना है, वो सैनिक के लिए 5 लाख नहीं 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। ऐसे हमारे प्रदेश ये मामला पैसे का नहीं है, आपके पास कितना पैसा है, ये मामला आपके पास दिल कौन सा है। ये दिल ऐसा है कि आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन संतोषी माता के दर्शन करके आप जब नीचे उतरते हो और यह पता लगता है कि आपकी बस को रुका गया है या रोका गया है क्योंकि आगे आतंकवादियों ने हमला बोला है, और उसमें से एक गोली आती है और आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को लग जाती है, और आपको लगता है मेरे पास तो 100 करोड़ बैंक में है, एक गोली लगेगी तो उस 100 करोड़ का क्या होगा। ना बीवी को फोन कर सकते हो, ना बच्चों को फोन कर सकते हो, और दूसरी गोली आती है बिल्कुल फेफड़ों के नीचे लगती है। जीवन मरण के अंत में एक गोली का फासला बचता है। ना बैंक मैनेजर फोन करता है, ना आपकी पत्नी फोन करती है, कोई फोन करता है तो पूछता है कि बैंक में कितना है, जल्दी भेज दो, मर जाओ तो चल जाएगा। ये जीवन मृत्यु का दौर है, और ऐसे समय में ये कार्यक्रम हम जो करते हैं, ये अपने नागरिकों को अपने शौर्य करने वाले, ये देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला, ये देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाला सैनिक अगर बच जाता है तो उसके लिए देश का नागरिक क्या करता है। यानी मंत्रालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार के साथ काम करने वाले अलग अलग लोग, अपनी तनख्वाह कब बढ़ती है, 7वां वेतन कब आता है, 8वां कब आता है, 9वां कब आता है, और मरने तक मेरे बैंक में कितने पैसे जमते हैं, ये देखने वाले नागरिक, और अपने घर में कुछ नहीं है लेकिन देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार होने वाले वो सैनिक। इसके लिए मैं कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम था जब मैंने 15 अगस्त को टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे इनका और एक कमांडो का इंटरव्यू किया, तो पूरे देश भर के लोगों ने वो इंटरव्यू देखा। मुझे सांगली, सातारा, कोल्हापुर, गडिंग्लज अनेक जगहों से फोन आए, और उन्होंने मधुसूदन सुर्वे जी की कहानी के बारे में मुझे पूछा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें भी हमारे सैनिकों की मदद करनी है, जो सैनिक हमारा घायल हुआ है। और वैसे ही हम
जब निकल रहे थे तो मेरे मन में आया कि इतना शौर्य दिखाने के बाद, अपने खुद को इतना जायबंदी होने के बाद, जीवन मरण का वो अंतर देखने के बाद भी अगर हम बच गए, फिर भी हम देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो अपने को जब बुखार आता है, हम अस्पताल में चले जाते हैं तो याद करते हैं सब भगवान को, और सबसे पहले याद करते हैं बैंक के भगवान को कि बचा तो पासबुक कहां पर होगा, छुपा के रखा है तो मालूम है कि नहीं, चिट्ठी लिखी है तो बीवी को बताऊं कि बच्चों को बताऊं या और किसको बताऊं। लेकिन वो व्यक्ति घायल होने के पश्चात भी वापस आता है तो उसे लगता है कि ये तिरंगे के लिए मैंने सेवा कर दी है। और ऐसे में जब मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत दुख होता है, और ये वास्तविकता है, विधायक आज है कल है नहीं है पता नहीं, लेकिन एक है कि देश की सेवा करने का जो जज्बा हमने उठाया है, वो मैंने उनको पूछा कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने इंटरव्यू किया आपका लेकिन मेरा मन नहीं लगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने उनको पूछा कि जयपुर फूड तो सरकार देती है, देखो सरकार तो सब करती है, चाहे हमारे मोदी जी की हो तो मोदी जी बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं, सैनिकों के लिए सरहद के पार जाते हुए सैनिकों को मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप ये जयपुर फूड लगा के चलते हो, मैंने बहुत सारे सैनिक देखे हैं, बहुत दर्द होता है। और वो दर्द उस जयपुर फूड का नहीं होता है, वो दर्द होता है कि अपना देश का नागरिक, सरकार अपना काम करती है लेकिन सरकार के ऊपर जाते हुए नागरिकों ने अपना काम है जो कर्तव्य दक्षता से करना है कि हमारा एक सैनिक ध्वस्त हुआ है, वो सैनिक कुछ नहीं मांगता है। मैंने इतने सैनिकों को मैं मिला, मैं और राजेश सर, लेकिन एक सैनिक ने भी कभी नहीं कहा कि मुझे ये दे दो। मैंने जब सुर्वे जी को कहा कि मुझे लगता है मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक पैर देना है, वो तो परेश गांधी मिले, लेकिन मुझे याद है हमारे यहाँ पर वर्ली में एक लड़का था अमोल परब करके, बहुत यंग, बहुत ऐसा बिल्ड था उसका, और एल्फिंस्टन में इस कॉलेज जाते समय एमडी कॉलेज जा रहा था तो स्कूटर उसकी फिसल गई और सामने से आने वाले ट्रक के नीचे गए। बिल्कुल एकदम ऐसा जबरदस्त बिल्ड वगैरह बॉडी वगैरह थी, और ऐसा ही सबके पास घूमते घूमते घूमते, राजनीति के लोगों के पास घूमते घूमते 2007-8 की बात होगी, वो मेरे पास आया और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल 22-23 की उम्र, और बैसाखी लेके चल रहा था। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा एल्फिंस्टन ब्रिज से जा रहा था, बाइक फिसल गई और बिल्कुल ट्रक के नीचे चला गया। तो उसने कहा मैं दर दर की ठोकरे खाते घूम रहा हूं, जयपुर फूड के भी पैसे नहीं जम रहे। और मुझे विचार आया कि मैंने उसको कहा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फूड देता हूं। उसकी कीमत तभी भी 4-1 लाख रुपया थी। तो उसने कहा कि सर कैसे होगा? मैंने कहा आज 1 लाख रुपया मैं भरता हूं। मैंने तुरंत आनंदा को बुलाया, हमारे उधर FPH का ऑफिस है हाजी अली में। मैंने पूछा कौन से डॉक्टर है, कौन सी कंपनी है, और मैंने तुरंत 1 लाख रुपया वहां पर भर दिया। जैसा मैंने 1 लाख रुपया भर दिया, कर्म जिसको हम कहते हैं, जैसा मैंने 1 लाख रुपया भर दिया, दूसरे दिन एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया कोई काम लेके। तो मैंने उसको पूछा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, एक मेरा काम आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा एक मेरा ऐसा एक कार्यकर्ता है जो बेचारा दिव्यांग हो गया है, उसको मुझे एक फूट बिठाना है और उसके लिए इतनी रकम चाहिए, आप चेक देते हो क्या? तो उसने कहा अभी चेक देता हूं, मेरे साथ किसी को ऑफिस में भेज दो, और उसने तुरंत वो चेक दे दिया। जैसे मैंने सुर्वे जी को कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक फीट बिठाना है, इलेक्ट्रॉनिक का पांव देना है, तो उन्होंने मेरी तरफ सिर्फ देखा और हंसे। वो हंसे क्यों? क्योंकि अपने यहां पर बातें ज्यादा होती है, अपने यहां पर राजनीतिक नेताओं पे विश्वास थोड़ा भी नहीं होता है। और इसके लिए उन्होंने जब हंसा तो हंसे मेरे पास देखते हुए। तो मेरे मित्र जो वहां पर डायरेक्टर है दूरदर्शन में, राजेश दड़वी, तो राजेश दड़वी मेरे कान में आए और बोले कि सुर्वे जी को पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सुर्वे जी अपने सैनिक है,
और जो मैंने आज कहा है वो मुझे करके देना है। दूसरे दिन मैंने आनंदा से कहा कि मधुसूदन सुर्वे जी को फोन करो, बालाजी को कहा इनको ट्रैक करो, इनके डॉक्टर्स से बात करो। ऐसा करते करते हम गए, वो नवरात्रि का समय था। नवरात्रि के समय में सुरेंद्र गुप्ता इनको लेके आए, परेश गांधी को। नवरात्रि का समय था, सभी जगहों पे चल रहा था कि बाबा लाओ, नितिन जी को हम पकड़ के लाते थे, इसको पकड़ के लाते थे। तो सुरेंद्र गुप्ता इनको लेके आए। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि परेश गांधी जी बिल्कुल सटीकता से ये मुझे कहने लगे कि मैं नवरात्रि में मदद नहीं करूं। मैंने कहा नवरात्रि में मदद नहीं करोगे गुजराती होने के बाद, तो फिर मदद किस में करोगे? तो मेरे दिमाग में आया कि चलो टटोल के देखते हैं ये व्यक्ति की देशभक्ति, देश प्रेम है कि नहीं है। और मैंने परेश भाई को बोला कि ऐसे ऐसे हमारे सैनिक है, वैसे तो मैंने मेरे तरफ से पैसे भेजने की तैयारी भी की थी और हमने पैर को बुक भी कर दिया था, क्योंकि उसके लिए 3-4 महीने लगते हैं, इनको पता है। और मैंने जब उसकी बुकिंग कर दी थी तो मेरे दिमाग में कोई परेश गांधी जी थे ही नहीं। लेकिन भगवान ने मेरे पास एक परेश गांधी भेज दी। जैसे आप मुझे लगातार भेजते रहते हो, पूछते रहते हो कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। ये भी एक वैसे मेरे मित्र है, हाँ मुझे फोन करेंगे, सुनील जी कुछ भेजू। मैं बोला नहीं चाहिए कुछ, आप आराम से रहो। फिर आप उपासना को फोन करते हो कि आपको कुछ चाहिए। जिमी हमारे कैप्टन है और आज भी अपनी उम्र के 75 साल पूरे होने के बाद भी अपना पैसा बचा के मेरे पास भेजते हैं। तो जब हमने परेश गांधी को ये बताया तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं करने के लिए तैयार हूं। और हमने उसका आगे का पूरा प्रावधान करते हुए आज उस इलेक्ट्रॉनिक फूड को, यानी ये बहुत संवेदनशील बात है, उन्होंने जिस प्रकार से बयान किया, आप विचार करो। मुझे याद है और मैं लगातार ऐसे कामों में आगे रहता हूं, आगे करता हूं, बहुत परिश्रम होते हैं इसमें। आप सबको याद होगा एक ट्रेन में जयबाला आशर नाम की एक लड़की थी, चर्चगेट से कॉलेज से निकली थी। 4 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की, तो चर्चगेट के आगे मरीन लाइंस के पहले उसने छलांग लगा दी। वो ट्रेन के नीचे गई और दोनों पैर कट गए और उसको सायन अस्पताल लाया गया। मुझे खबर आई और उसको जैसे सायन अस्पताल लाया तो मैं वहां पर पहला पहुंचा था और बिल्कुल उसको आईसीयू में लेके जा रहे थे, वहां पर रखा था। मैं गया वहां पर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश से दूसरे दिन उसका निधन हुआ। मोनिका मोरे के समय भी, जब मोनिका मोरे फिसल के दादर स्टेशन में वहां पर अटक गई ट्रेन के नीचे और दोनों हाथ कट गए, हमारे अथर्व फाउंडेशन में पहले दिन जब ये अनाउंस हुआ तो 1,83,000 का चेक मोनिका मोरे के घर में हम लोगों ने भेज दिया। मेरा ये कहना है कि ये संवेदनशील इतना होता है कि विचार करो, गोलियों के बौछार में खड़े रहते हुए अपने पैर को काट लेना खुद से कौन करता है? 2005 से लेके आज तक, यानी 1995 से लेके 2005 से लेके 2022 कभी किसी को तकलीफ नहीं, कभी किसी को प्रश्न नहीं, कभी किसी समस्या के बारे में चर्चा नहीं। देश ने मुझे क्या दिया, सरकार ने मुझे क्या दिया, इसकी चर्चा नहीं। लेकिन आज जो हम आनंद से उनको देंगे, मैंने अभी बैठे थे तो उनको पूछा, जब इन्होंने ट्रायल की उसका वीडियो मेरे पास आया और ये ब्लेड रनर बोलते हैं इसको, ये जो हम आपको दे रहे हैं वो ब्लेड रनर है। मैं अभी आपको देते समय, मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, मैं दोपहर को 2 बजे से अभी 6:30 बजे तक मनोरी गोराई के बीच की साफ सफाई में लगा था। तो मुझे आई थिंक कर्नल डीपी सिंह, वो ब्लेड रनर है अपने, है ना अपने, हाँ मेजर डीपी सिंह, मेजर डीपी सिंह भी ऐसे ही है, वही ब्लेड रनर से वो मैराथन दौड़ते हैं। तो मैंने सुरवे साहब को पूछा कि वो आपने जब ट्रायल की तो आपको कैसे लगा? तो उनके चेहरे का भाव जब मैंने देखा, तुम्हाला आवडलं ना ते? तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं मेरा पैर उस इलेक्ट्रॉनिक फूड में डाल के मैंने जब उसको चेकिंग किया
तब मुझे एहसास हुआ कि जो पैर में जयपुर फूड है ना आता, जयपुर फूड लगा के मैं घूमता हूँ और ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये आप घर जाके खुद को जब आईने में देखोगे और पूछोगे कि लड़ाई के घनघोर जगह पे ऐसा काम करने के पश्चात उन्हें एक बार देश की सेवा करनी है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मेरा देश, मेरा तिरंगा, इसके लिए जान भी आज देनी पड़ी तो भी ऐसे सैनिक तैयार है, इसके लिए हम इनका सम्मान करते हैं और ऐसे सैनिकों से हम प्रेरणा लेते हैं। राजनीति के उस पार चलते हुए जो काम हम करते हैं, ये प्रेरणा हमें कहीं से मिलती है। जैसे देवेंद्र जी बोलते हैं कि प्रेरणा सुनील राणे के कार्यक्रम से मिलती है, तो ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा मुझे कहीं से मिलती है तो कर्नल राजे, कमांडो मधुसूदन सुर्वे, मेजर मनोज सिन्हा, इनसे ये प्रेरणा हम सबको मिलती है। और इसके लिए हम सब मिलते हुए देश भर में अपने बहुत सारे सैनिक हैं। मुझे याद है जब पुलवामा हुआ था 14 फरवरी को, 13 फरवरी को मैं 1 घंटा हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी से मैं मिला था और करीबन 40-45 मिनट तक मेरी चर्चा ये हुई कि अपने जो सैनिक है, जैसा इन्होंने कहा कि एक गोली पेट में है, एक गोली पीछे की तरफ मुड़ रही है, ऐसे अपने जो दुर्भाग्यपूर्ण वश से लड़ाई में जो सैनिक अपने इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनके लिए हमको सबको मिलके काम करना है। तो ये तैयारी मैंने शुरू भी की थी और दुर्भाग्यपूर्ण वश से अभी हमारे सीडीएस और अपने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो दिल्ली में हम कार्यक्रम कर रहे हैं मार्च अप्रैल में, जब भी हमको सबको इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री उसमें आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी तारीख जब मिलेगी मार्च या अप्रैल की, तो ये पहला अथर्व फाउंडेशन का कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। और दिल्ली के इस कार्यक्रम में हम एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कारगिल के ऊपर, जिसका काम अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ, जिसको पढ़ रहा हूँ और जिसके ऊपर जैसे मैंने इनको कहा कि कैप्टन केंगुरु से, जिसकी कहानी हम सब जानते हैं कि 18,000 फुट ऊंचाई की आखिरी चट्टान पे लड़ते समय 1,000 फुट चढ़ते समय उन्होंने अपने जूते निकाल दिए क्योंकि जूते फिसल रहे थे और बर्फीली ठंड में -10 डिग्री में। हम तो आज मुंबई में 18 डिग्री है तो स्वेटर पहनते हैं, कल मैं शाल ओढ़ के बैठा था तो ये बोलती है ऐसी बैठे हैं बुड्ढे के जैसे। तो मुझे लगता है कि विचार करो -10 डिग्री में ऊपर चढ़ते समय जिस व्यक्ति ने, जिस कमांडो ने, जिस कैप्टन ने अपने जूते निकाल दिए 18,000 फुट की ऊंचाई पे, उसकी कहानी मैं जब भी पढ़ता हूं रात को मुझे आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोग भी अपने इस भारत में थे, नागालैंड में रहते थे, बिल्कुल छोटा घर, और ऐसे ही समय में कारगिल का युद्ध में भी अपने कमांडो मधुसूदन सुर्वे ने हिस्सा लिया था। और ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, बोरीवली ये धनवान लोगों की भूमि है और बोरीवली के धनवान लोग, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा हिस्सा, जैसे अमेरिका में हर व्यक्ति अपने सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ करता है। अमेरिका से निकल जाओ, जापान में चले जाओ तो जापानीज, हर जापानी अपने सैनिकों के लिए और अपने सैन्य दलों के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। जितनी अपनी क्षमता है उसके क्षमता के अनुसार वो करते रहता है। वैसे ही बोरीवली के लोगों से मेरी अपील है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बैंक में रख दोगे और अचानक भूकंप आ जाएगा और आप ही की बैंक डूब जाएगी तो क्या होगा? हाँ नितिन जी, इसके लिए कल सुबह फोन करो मुझे तुरंत। या फिर बोरीवली हमारी समुद्र के नजदीक है, समझो सुनामी आ जाएगी और वो बापू साहब गायकवाड़ के मार्केट तक जाएगी, तो बापू करेंगे क्या? और इसके लिए फिनिक्स हॉस्पिटल भी ध्यान में रखिए, सुनामी हो, भूकंप हो, हम बचे तो देश है। और इसके लिए मुझे लगता है
कि ये संवेदनशील मामले में हम सब ने इस देश के लिए काम करना है। उन्होंने बहुत सही कहा कि लड़ाई करना हम सबका काम नहीं है। राजेश सर ने 3 लड़ाई लड़ी, लेकिन हम जब इनके साथ जाते हैं सांबा की बॉर्डर तक तो राजेश सर दिखाते हैं यहां से बॉम्ब आ सकते हैं। तो हमने कहा हमें यहां से बॉम्ब आ सकते, थोड़ा समय दे दो तो इसको कहूं कि कहां पर रखा है। तो ऐसे समय में हम जाते हैं, काम करते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये प्रेरणा से राजनीति में काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों लोग करते हैं, लेकिन सैनिकों के लिए सैकड़ों लोग भी काम नहीं करते। और इसके लिए हम सब मिलते हुए बोरीवली में ये करें कि अपना बोरीवली में एक काम मैं बचे हुए 2 साल में करने वाला हूं, जो है वॉर मेमोरियल बोरीवली में बन रहा है, सबसे बेहतरीन। और हमारे महाराष्ट्र के सैनिक और महाराष्ट्र के पुलिस जो गढ़चिरोली में जाते हुए लड़ते हैं आतंकवादियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ और शहीद होते हैं, और हमारे महाराष्ट्र के सैनिक जो अपने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, उन सभी महाराष्ट्र के शहीद सैनिकों का वॉर मेमोरियल पहले बार महाराष्ट्र में अगर कहीं बनेगा तो अपने बोरीवली में बन रहा है। बहुत सुंदर। इसकी प्रेरणा मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ली है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा मेमोरियल उन्होंने बनाया है, लेकिन छोटा, लेकिन बोरीवली को प्रेरणा देगा। हमारे आज के युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणादायी होगा। वहां पर वो जाएंगे, नागरिक जाएंगे, आज के युवा बच्चे वहां पर जाएंगे और कमांडो मधुसूदन सुर्वे जैसे बहुत सैनिक वहां पर आते हुए अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरणा देंगे। मैं पुनः एक बार बोरीवली के सभी नागरिकों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतने कम समय में आप सभी लोग आए। डॉक्टर नेमाड़े, उपासना, हमारी सभी अथर्व फाउंडेशन की टीम का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं।